अच्छा, कोड कोडिंग करने के लिए सबसे पहली बात है कि हमें कोड को कहीं लिखना होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कोड को किसी जगह लिखना होता है। तो जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट, अगर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना हो जस्ट टेक्स्ट वगैरह का, तो उसके लिए मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस का जो वर्ड प्रोग्राम है वो, या कोई इस तरह का प्रोग्राम हम, या टेक्स्ट एडिटर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो कोई हम एडिटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो एडिटर हमें क्या सहूलियात देता है? मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम टाइप करें अपना अपना कोई डॉक्यूमेंट, कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कुछ भी हम बनाना चाहें, तो मिसाल के तौर पर उसके अंदर हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या नज़र आती हैं? वो इंग्लिश में स्पेल चेकिंग, बल्कि आजकल तो उर्दू वगैरह में भी, दूसरे डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कर लेता है, लेकिन चलें इंग्लिश की हम बात करें तो स्पेल चेकिंग कर लेता है, ग्रामर चेकिंग कर लेता है। तो ये यानी कि हमें तो एक डॉक्यूमेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए था जिसमें हम सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन या लेटर लिख सकें, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट वो जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको बता देता है। आपको लेआउट डिज़ाइन करने के लिए अगर एक लेटर है उसमें आपने कुछ स्टैम्प वगैरह या वट कोई भी लेटर हेड वगैरह ऊपर इस्तेमाल करना है, वो सब करने की फैसिलिटीज देता है। ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं, ये फैसिलिटेट करने के लिए ना, कि आपको आप आसानी से वो काम कर सकें जो आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अंग्रेजी के स्पेलिंग मिस्टेक्स को दूर करने के लिए अगर उस वो है तो ये एक्स्ट्रा है, अगर ये ना भी होता तो आपका वो काम होता। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना, ये हमारी क्या हम कैसे कैसे कहेंगे, अगर हम फर्ज किया डॉक्यूमेंट पब्लिशिंग कर रहे हैं, कोई बुक पब्लिशिंग कर रहे हैं, बुक हम लिख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिसाल के तौर पर, तो उसकी बुक डेवलपमेंट या बुक पब्लिशिंग की इन्वायरमेंट है वो। ठीक है ना, वो एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आप अपनी बुक को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको टाइप कर सकते हैं, उसको उसमें पिक्चर्स वगैरह अगर लगानी है वो लगा सकते हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स दुरुस्त करनी है वो कर सकते हैं, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स दुरुस्त तो ये जो हम जिस इन्वायरमेंट में, सॉफ्टवेयर के जिस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे होते हैं ना, नॉर्मली उसको हम एक या तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, या फिर वट जो भी हम काम कर रहे हैं, पब्लिशिंग का काम कर रहे हैं, तो पब्लिशिंग इन्वायरमेंट वो कहलाएगा। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो हमें कोड लिखने के लिए ऐसे ही एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, उस इन्वायरमेंट को हम नॉर्मली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं, और नॉर्मली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। ये बस एक नाम है जो कि अपने काम के लिहाज से ये मशहूर हो गया। इसको आईडीई या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। इंटीग्रेटेड इसलिए कि इन्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, इंटीग्रेट हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोड लिखना जो है वो हम कोड चाहें तो नोट पैड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कोड अपना कोड हमें पता, हम उठा के उसको नोटपैड में लिख लें। लेकिन अगर हमने मिसाल के तौर पर कोड लिखना है और हम चाहते हैं कि वो हमारी हेल्प भी करे, हमारा जो जहाँ हम कोड लिख रहे हैं वो अगर वो गलती हम कोड में करें तो वो हमें बता दें मिसाल के तौर पर, तो फिर उसके लिए जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या कोड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हम इस्तेमाल करेंगे, वो उसको काइंड ऑफ स्मार्ट या अक्लमंद होना चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हम जावा का कोड लिख रहे हैं तो उसको जावा का पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा जब भी आप जिस चीज़ का भी कोड लिखते हैं तो अमूमन उसके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आप इस एडिटर में लिखते हैं, जो कि उस जो भी लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उसको सपोर्ट करता हो। अक्सर आईडीईज या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। तकरीबन आजकल के तमाम जो है ना वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। हम उस डिटेल में भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे जावा के केस में क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हमने जो डिस्कस की वो था कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम अपना कोड को एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं, शुरू करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है? जब हम कोड लिखते हैं, ये तो हो गया ना हमारा सोर्स कोड। ठीक है, पहला स्टेप हमारा हो गया जहाँ पर हम सोर्स कोड लिखते हैं, कोड करते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा स्टेप हमारा क्या है? उस कोड को, आपको याद होगा अगर हमने कहा था ना कि कंप्यूटर ने तो ये वाला कोड चलाना है। ठीक है, कंप्यूटर जो है उसके पास तो कैपेसिटी सिर्फ है 00111 000 वट एवर, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो को एग्जीक्यूट करने की। ठीक है, लेकिन कोड हम लिखते हैं ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर कैपेसिटी है ऐसे कोड को लिखने की। जो इंसान है, जो हम लोग जो कोड बनाते हैं, हमारे अंदर ये 001 लिखने की काइंड ऑफ, हम मैं कह सकता हूँ कि कैपेसिटी नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है वो लिखना। तो हमने कहा था कि हम फिर इस काम के लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल हमने एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर ही बना लिया है जो कि हमारे लिए हेल्प करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हर वो काम कर सकता है जो कि इंसान जिसके लॉजिक इंसान को पता हो, उसको एग्जीक्यूट करना हो और उसमें रेपिटेशन हो।
अगर तो उसमें रेपिटेशन है तो कंप्यूटर जो है रेपिटेटिव काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। लिहाजा हमने पहला सॉफ्टवेयर बनाया जावा की इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारा एक सॉफ्टवेयर जो है वो ये सेक्शन है और एक सॉफ्टवेयर जो है हमारा ये, ठीक है, ये दो हमारे ना सॉफ्टवेयर हैं। वो क्या करते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं इधर, यहाँ पर जो भी हम कोड लिखते हैं सोर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इस जगह पर पहला सॉफ्टवेयर जिसका नाम है कंपाइलर, ठीक है, और ये हर लैंग्वेज का कंपाइलर होता है, हम यहाँ जावा के कंपाइलर की बात कर रहे हैं। वो क्या करता है, हमारे कोड को पढ़ता है, ठीक है, और उसको एक चीज होती है बाइट कोड, बाइट कोड में ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। ये बाइट कोड जो है, ये जो हमने, आपको याद होगा मशीन असेंबली कोड पढ़ा था, उसके करीब तरीन की चीज़ है, ठीक है। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप उससे हम नहीं तो कह सकते, लेकिन बहरहाल ये ऑलमोस्ट असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। तो वो इस कोड को हमारा जो कंपाइलर है वो कन्वर्ट करके बाइट कोड में जनरेट ट्रांसफर कर देता है। और ये बाइट कोड जो है ये काइंड ऑफ यूनिवर्सल है, यानी कि जावा के लिहाज से वो बाइट कोड जनरेट हो जाता है। तो लिहाजा हम ये चीज़ जो है ना, ये हमारे नॉर्मली ये दो चीज़ें जो हैं, पहली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में एम्बेडेड होंगी, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नॉर्मली दो काम करता है। एक, जो मैंने पहले जिक्र किया कि उसको टाइप वगैरह करने में आसानी देता है, कोई गलती वगैरह ना हो, ये वो इस तरह की चीज़ें। दूसरी चीज़ें, नॉर्मली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जावा कंपाइलर बिल्ट इन होता है, या फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं, और वो आपके कोड को कंपाइल करके बाइट कोड में ट्रांसलेट करने का काम करता है, ठीक है। आपको नजर आएगा ये, ठीक है। फिर आप उसको कंपाइल करेंगे जब कोड को, एक स्टेप, तो ये वाली चीज़ जनरेट होगी। ये आप अगर चाहें तो अपने फोल्डर खोल के उसमें देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली डॉट क्लास फाइल वहाँ पड़ी होती है, लेकिन बहरहाल वो आपके लिए वो कंसर्न नहीं है। अच्छा, एक तो हमारा, हमने कहा कि हमने दो ट्रांसलेशन करनी, एक ट्रांसलेशन तो ये हो गई, नंबर वन ट्रांसलेशन जो है वो क्या हो गई कि एक प्रोग्राम हमारा जिसका नाम है जावा कंपाइलर, वो जावा कंपाइलर आपके सोर्स कोड को लेके उसको ट्रांसलेट इनटू डॉट क्लास फाइल कर देता है, बाइट कोड जनरेट करता है। दूसरा स्टेप क्या है, जब ये डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाती है, प्रैक्टिकली ये वो चीज़ है, ये वो फाइल है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल है। डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि ये फाइल आप मुझे भेज सकते हैं, या आप किसी और को भेज सकते हैं, या आप हर उसको भेज सकते हैं जिसको आप चाहते हैं कि वो आपके प्रोग्राम को चला के देख सके। मिसाल के तौर पर आपने नंबर गेसिंग गेम बनाया है, आप सारी दुनिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग, अगर आप नंबर गेसिंग गेम खेलना चाहते हैं तो वो आपके प्रोग्राम से खेल सकते हैं। तो प्रैक्टिकली ये वाली चीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। अगर आपने वो प्रोग्राम बनाया, आप फर्ज किया एक नॉर्मल आई डोंट नो विंडोज़ प्लेटफॉर्म x86 वगैरह जो भी है, उस पर आपने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। वो प्रोग्राम अगर वो, यानी कि जो आर्किटेक्चर जो आपने आपके मशीन के, आपका जो कंप्यूटर लैपटॉप है, उसके पास जो आर्किटेक्चर है 0101 वगैरह का, वो एक खास किस्म का एग्जीक्यूट कर सकता है। वही प्रोग्राम जब आप मुझे देंगे, ठीक है, तो मेरे पास हो सकता है कोई डिफरेंट कंप्यूटर हो, ठीक है ना। तो मेरे पास जो डिफरेंट कंप्यूटर होगा उसका ये 01001 मशीन कोड जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डॉट क्लास फाइल के अंदर अगर वो एक फाइल आप यानी कि एक फाइल जो भी है, जो भी एक आपके सोर्स को आपने वो ट्रांसलेट किया, तो उसको हर किसी को, यानी कि अगर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि मशीन कोड, तो इसका मतलब है कि हमें एक और ट्रांसलेशन चाहिए जो उस मशीन के लिहाज से कर दे, ठीक है। तो होता क्या है कि जो डॉट क्लास फाइल है आपकी मशीन के अंदर, ठीक है, वहां पर ये वाला एक और अभी हमने कहा था, ये क्या था, जावा कंपाइलर। ये वाला क्या था, जावा कंपाइलर। इसको हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। वर्चुअल मशीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल मशीन का यूं कह लें कि एक उसके टॉप के ऊपर बना हुआ होता है एक्चुअल मशीन ये, ठीक है ना। एक्चुअल मशीन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जो कि वर्चुअल मशीन है। तो इस वर्चुअल मशीन की क्या खूबी होती है कि डॉट क्लास फाइल को पढ़ सकती है, डॉट क्लास फाइल को अंडरस्टैंड कर सकती है, और रिजल्ट में क्या क्रिएट करती है, ये डॉट क्लास फाइल इनपुट के तौर पे लेती है, और रिजल्ट में क्या क्रिएट करती है, वन जीरोज बाइनरी फाइल। लेकिन ये वन एंड जीरोज की जो बाइनरी फाइल है वो किस तरह क्रिएट करती है, वो उस आर्किटेक्चर के लिहाज से करती है, यानी कि जो नीचे कंप्यूटर होगा उसके लिहाज से करेगी। तो लिहाजा इसका मतलब है कि एक जेवीएम मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड होगा जावा वर्चुअल मशीन, एक जेवीएम आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा, ठीक है। उन दोनों को हम एक ही डॉट क्लास फाइल ये वाली देंगे, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट किस्म की
डिफरेंट किस्म की ये मशीन कोड जनरेट कर देंगे। मेरे वाला जेवीएम जो होगा मेरी तरह का 1 0 1 0 1 0 1 क्रिएट कर देगा, जनरेट कर देगा, ताकि मेरा कंप्यूटर उसको रन कर सके। आपके कंप्यूटर के ऊपर जो जेवीएम होगा वो आपकी तरह वाला जनरेट कर देगा, ठीक है, ताकि वो आपका कंप्यूटर उसको रन कर सके। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये वाला सोर्स हमने एक जगह, हमें ये वाला सोर्स लिखते हुए हमें ये नहीं सोचना पड़ा यार उस कंप्यूटर के ऊपर कैसे रन होगा या उस कंप्यूटर के ऊपर कैसे रन होगा, ठीक है। तो लिहाजा अच्छा, इसकी वजह से ओवरऑल हम में चेंज करेंगे, ओवरऑल हम इस लाइन को फॉलो करते हैं। बेसिकली जावा कंपाइलर और हमारा सोर्स, हम उसको कंपाइल करते हैं डॉट क्लास। ये हमारा प्रोग्रामर के लिहाज से हमारा ये कंसर्न होता है, क्योंकि ये जो जेवीएम है, ये जेवीएम जो है ये इस दुनिया में हर एक ने, यानी कि जिसका भी जो कंप्यूटर होगा वो अपने लिहाज से इंस्टॉल करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका कंप्यूटर पे आपका, मेरे कंप्यूटर मेरा, ये दो मैंने एग्जांपल दिए आपको। तीसरा क्या हो सकता है, हम जो डिफरेंट मशीनें देखते हैं, अगर आपका कोड किसी ऐसी मशीन के ऊपर रन होना है जैसे वो एटीएम मशीन है, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का कंप्यूटर होता है। या कोई भी, जैसे आप ट्रैवल करते हैं तो वो जो मशीनें होती हैं चेक इन चेकआउट वगैरह के लिए, और डिफरेंट किस्म की बहुत ज़्यादा हज़ारों किस्म की मशीनें हैं, ठीक है। तो हर किसी का अपना जेवीएम होगा, तो उस चक्कर को आपको, आप उस चक्कर से निकल जाते हैं। आपको पता है कि हमने अपना एक सोर्स जावा का कोड लिखना है और उसको कंपाइल करना है और डॉट क्लास फाइल बनानी है, ताकि वो सारे जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो हमारा ज़्यादातर वो यहाँ तक होगा, लेकिन अभी हम देखते हैं सारा सारा प्रोसेस ही देखते हैं, ठीक है। तो समरी, हम सोर्स लिखते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, यानी कि कोड अपना प्रोग्राम का, ठीक है, नंबर 1। हम कंपाइलर यूज़ करते हैं ताकि उससे डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाए, नंबर 2। और डॉट क्लास फाइल जो है वो जेवीएम उसको एग्जीक्यूट करता है बाय जनरेटिंग मशीन कोड, सो दैट कंप्यूटर कैन रन इट। तो टोटल ये 3 स्टेप। कोई क्वेश्चन या कोई इस तरह होगा तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो लिहाजा अब ये थोड़ा सा रिवर्स है यहाँ पर स्टेप्स, हमने जो स्टेप्स कहे थे उससे रिवर्स है। नंबर 3 स्टेप था हमारा कि जेवीएम, तो नॉर्मली वैसे तो अगर आप जो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट करें तो नॉर्मली वो तीनों स्टेप भी हो सकते हैं उसमें, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये 3 स्टेप है हमारे पास, ठीक है। नंबर 3 का स्टेप हमारा था ना कि जेवीएम इंस्टॉल करना, तो उसको हम जावा इंस्टॉल करना भी कहते हैं, कि बेसिकली जावा, किसी भी कंप्यूटर में जावा होने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर वो जावा वर्चुअल मशीन है। इसको दो नाम नॉर्मली लेते हैं प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में, हम इसको कहते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट या जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इन सिंपल वर्ड्स JRE। आपको डिफरेंट जगहों पर स्पेशली आपके प्रोग्रामिंग के दौरान जो आप कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे ज़्यादातर वो JRE कहेंगे, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। अगेन वेरी ब्यूटीफुल JRE। अच्छा, और दूसरा स्टेप जो है वो था हमारा, वो कंपाइलर का था, ठीक है। तो वो जो कंपाइलर है हमारा जावा का, उसको कोड के लिहाज से हम, यानी कि वो डेवलपमेंट किट कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो सारा कंपाइलेशन प्लस एडिशनल लाइब्रेरीज वगैरह जो भी जावा की बनी हुई है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये भी सिर्फ कंपाइलर नहीं होता, कंपाइलर प्लस लाइब्रेरी, या यूँ कह लें कि मेनली लाइब्रेरीज हैं जो कि JDK में होती हैं, वो चाहिए होती हैं। और थर्ड चीज़ जो है वो, यानी कि जो हमारे पिछले फ्लो में हमारा पहला स्टेप हमने कहा था कि जहाँ हम कोड लिखेंगे, उसमें जो सबसे मशहूर है वो इक्लिप्स है। इक्लिप्स के अलावा बहुत सारे IDEs हैं जिसमें आप जावा लिख सकते हैं, ठीक है, जावा का कोड लिख सकते हैं, लेकिन इक्लिप्स इज़ वन ऑफ द फेमस। उसके अलावा नेटबीन्स है, उसके अलावा इंटेलिजे का, जेट ब्रेन का इंटेलिजे है, एंड सो ऑन, ठीक है, बहुत सारे हैं जो कि बहरहाल, लेकिन सबसे मशहूर उनमें इक्लिप्स है। तो सबसे पहले हम जो है ना स्टार्ट करते हैं जावा से। जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये जो लिंक है आप वैसे भी गूगल करेंगे, जावा सिर्फ लफ्ज़ लिखेंगे तो शायद ये वाली लिंक आ जाएगा, लेकिन आप जावा डाउनलोड लिखेंगे तो डेफिनेटली ये आ जाएगा, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ और फिर ये स्क्रीन चेंज होगी तो फिर मैं उस पर जाता हूँ, ठीक। तो हमने वो लिंक क्लिक किया तो ये पेज खुल गया, ठीक है। जब हम ये पेज खोलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये मेरा जो VPN है वो, या नेटवर्क जो है वो स्वीडिश है, तो ये मेरे ख्याल में शायद स्वीडिश भी नहीं तो कोई और ही लैंग्वेज लिखी है, वट, लेकिन मेरा नेटवर्क की वजह से ये ऐसी लैंग्वेज आ रही है। लेकिन मुझे पता लग रहा है साफ कि ये वो है जो लाइसेंस एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है,
और यहाँ एक्सेप्ट तो दास से मुझे साफ पता लग रहा है कि एक्सेप्ट करने वगैरह, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन चलें हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये लिंक खुल गया, ये ओरेकल जावा का लिंक है। इसमें मज़ीद ये कह रहा है कि भाई इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। हम कहते हैं ठीक है, लेट्स मूव ऑन। हम जावा के ऊपर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद एक और पेज खुल जाता है जो कि कोई ख़ास डिफरेंट नहीं है, बस कहता है कि एग्री एंड स्टार्ट फ्री डाउनलोड। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, एग्री एंड स्टार्ट फ्री डाउनलोड। तो ये यहाँ पर ये कर रहा है डाउनलोड। ठीक है, इन द मीन टाइम मेरे पास मेरे ख्याल में डाउनलोडेड मौजूद होना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा अच्छा, ये साइट कांट बी रीच समहाउ लिखा हुआ आ रहा है। मेरे ख्याल में मेरे नेटवर्क का फिलहाल इशू है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये जावा डाउनलोड हो गया है। मैं उसको खोलूँगा और डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना शुरू कर दूँगा। वो पूछेगा, पहले कंफर्म करेगा और फिर इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। मैं उसको कैंसिल करूँगा क्योंकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है, लेकिन जैसे ही मुझे वो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाएगा तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। तो अब वो इंस्टॉल हो गया। मैं यानी कि नॉर्मली अगर आप जाएं तो प्रोग्राम फाइल्स, इट x86, अगर विंडोज़ मशीन है तो जावा जावा के फोल्डर के अंदर ये देखें, ये JRE इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये चीज़ इंस्टॉल हो गई। अगला स्टेप था हमारा कि जी हम ये पहला स्टेप हमारा ये वाला था, इंस्टॉल जावा। जावा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, मैंने आपको फोल्डर दिखाया जिसके अंदर वो JRE वो इंस्टॉल हुआ हुआ था। अगर आप इसको चाहें टेस्ट करना है कि जी ये वाकई इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो आप कमांड लाइन पर जा सकते हैं। अ, ये जो विंडोज़ के अंदर होता है कमांड लाइन, आप उसमें जाएं और वहाँ पर जावा माइनस वर्जन लिखें तो आपको बता देगा ये 1.8.024 ये जो है जावा इंस्टॉल हो चुका हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल में आप जावा सिंपल लिखें तब भी, हाँ, फिर वो उसकी हेल्प देता है। खैर, जावा इंस्टॉल हो गया। उप्स, मैंने क्या क्लिक कर दिया। अच्छा, खैर हम वापस आते हैं। सेकंड स्टेप क्या है जी, इंस्टॉल जावा डेवलपमेंट किट। सेम उसी तरह हम ये वाला लिंक क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा तेज करता हूँ। यहाँ पर आएंगे तो इस वेबसाइट पर आप देखेंगे कि जावा डेवलपमेंट किट जो है वो जावा SC14, ठीक है, जावा SC11 LTS और जावा SC8। हमने जो जावा अभी इंस्टॉल किया है रन टाइम वो 8 है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के वर्जन काफ़ी ज़्यादा यानी कि लेटेस्ट भी है। लेटेस्ट जो है वो 14 है। तो हमारी मर्ज़ी है हम 14 या 11। LTS जिस पर लिखा होता है उसका मतलब होता है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड वाला वर्जन है जिसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे रहे हैं जो कंपनी इसको मैनेज कर रही है, जो कि ओरेकल है। यहाँ पर देखें, ओरेकल जावा को ऑन करती है, तो लिहाजा ये वाला वर्जन जो है उनके लिहाज से लॉन्ग टर्म सपोर्ट का मतलब ये है कि वेरी वेल टेस्टेड एंड ब्ला ब्ला। अगर आपने प्रोफेशनली इसको डिप्लॉय कहीं करना है कमर्शियली वगैरह, तो इस वर्जन को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारा लर्निंग का है तो हम लेटेस्ट को इस्तेमाल करेंगे, जावा SC14, और हम क्लिक करेंगे डाउनलोड को। यहाँ आप देखते हैं बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है अगर आपने पढ़ना है, वरना हम डाउनलोड JDK डाउनलोड का लिंक क्लिक करेंगे। हम यहाँ आ जाएंगे, वो हमें बहुत सारी बातें कहेगा, हम उनको पढ़ लेंगे और हम अपने कंप्यूटर के लिहाज से, लिनक्स है, मैक है, जो भी, अगर हमारे पास विंडोज़ 64 है जो कि मेरे पास है, तो मैं ये वाला लिंक क्लिक करूँगा और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लूँगा। मैंने नहीं अभी क्लिक किया क्योंकि ये देखें कल मैंने क्लिक किया था और ये यहाँ पर डाउनलोड हुआ हुआ है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, टिक टिक टिक, तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये एडमिन राइट्स मांगेगा और बहरहाल ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो के ये कहाँ जाएगा, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग,
तो ये सी प्रोग्राम फाइल्स जावा, ये जेडीके, ठीक है। तो मेरे पास मल्टीपल, मेरे पास जेडीके 14 भी इंस्टॉल्ड है और जेडीके 1.8। ये जो इसका वन है ना इसके शुरू में, ये वाला वन, ये आप इसको आप इग्नोर कर दें। तो ये जावा 8 इसको कहते हैं और ये 14 है, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकली शुरू में जावा जो है 1.4, 1.5, 1.6 इस तरह के वर्जन से आता था, और उसके बाद उन्होंने वो वन समझ लो इग्नोर कर दिया था। वो जावा 4, 8, 6, 8, 11 और अब फाइनली वो 14 वर्जन है। लेकिन जैसे मैंने अब आपको बताया 14 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ इस तरह इंस्टॉल हो जाएगा, इसके अंदर आप जाएंगे देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन बहरहाल उसको फिलहाल देखने की ज़रूरत नहीं है। हम वापस चलते हैं, हमारा जेडीके भी इंस्टॉल हो गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है वहाँ पर? नेक्स्ट स्टेप है जी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई, यानी कि इक्लिप्स, ठीक है। हम इक्लिप्स को क्लिक करते हैं। इक्लिप्स क्या चीज़ है? इक्लिप्स जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जैसे मैंने बताया। और इक्लिप्स जो है वो विजुअल एज फॉर जावा, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, हाँ जी। ये एक ओपन ओपन सोर्स नहीं, वो एक आईबीएम का आईडीई होता था, उसको उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया। तो उसके बाद ये 2000 आई थिंक 2001 से अराउंड दैट टाइम ये आईडीई वजूद में आया, और उसके बाद ये अब तक बहुत ही मशहूर, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इस्तेमाल होने वाला आईडी शायद ये है, जो ओपन सोर्स और फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। इसके अलावा जाहिर सी बात है बहुत सारे और ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरे ख्याल में ये हमारे काम के लिए काफ़ी है। हम आगे इसमें से देखेंगे कुछ और टूल्स वगैरह इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अभी हम इक्लिप्स यूज़ करेंगे। इक्लिप्स जो है जैसे कि मैंने आपको बताया ओपन सोर्स फ्री टूल है। तो यहाँ पर देखें डायरेक्ट इसका लिंक मौजूद है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये उसी तरह डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, या फिर एक स्टेप और शो कर देगा मुझे, मेरे ख्याल में। लेट मी सी, मैं सिर्फ इसलिए क्लिक कर रहा हूँ कि जी अगर वो एक और स्टेप शो करता है तो मैं आपको दिखा दूँ। मेरे ख्याल में डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, अगर तो नहीं हुआ है तो फिर बहरहाल इसको क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। और वो कह रहा है कि इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं जो आपके करीब वाले सर्वर, यानी कि आपके मुल्क के करीब जो सर्वर हैं आप उनको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, वटेवर उन इलाकों में हैं तो वो उसके लिए मेरे ख्याल में जो अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन सर्वर्स हैं, दैट शुड वर्क एनीवेज बेटर, ठीक है। तो आप बहरहाल सिंपली इसको इस टेंशन में जाने की जगह आप जस्ट क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और जैसे कि मैंने बताया कल मैंने डाउनलोड किया था, यहाँ पर ये देखें इक्लिप्स भी मौजूद है। तो जब हम इस इक्लिप्स को डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे। ये चूँकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है, लेकिन बहरहाल लेट्स सी क्या कहता है। मेरे ख्याल में ओवर राइट कर देना चाहिए उसे बगैर किसी एतराज़ के। एक इसका इंस्टॉलर शुरू हो गया। मैं सिर्फ आपको फर्स्ट स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद बेशक मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि इक्लिप्स मेरे पास वैसे तो इंस्टॉल्ड है। अ, हाँ जी। तो ये जो इंस्टॉलर, इक्लिप्स का इंस्टॉलर शुरू हो गया, और ये आपको ऑप्शन दे रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आजकल आईडीईज जो हैं वो बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, यानी कि यही इक्लिप्स का आईडीई जो है, आप ये देख लीजिए सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजीज हैं या कॉन्टेक्स्ट है, बहुत सारी चीज़ों में इक्लिप्स यूज इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। हम सबसे पहले वाला इस्तेमाल करेंगे इक्लिप्स आईडीई फॉर जावा डेवलपर्स, लेकिन आप चाहें तो एंटरप्राइज जावा डेवलपर के लिए अलग है। C++ की अगर आपने कोडिंग करनी होती तब भी आप इक्लिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो वाला वर्जन अलग है, ठीक है। इसी तरह वेब और जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स ये फ्यूचर में आप यूज़ करेंगे डेफिनेटली, इसके लिए भी आप इक्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। PHP के लिए भी आप इक्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। और इक्लिप्स को खुद डेवलप, इक्लिप्स के अंदर सॉफ्टवेयर लिखने के लिए, कि इक्लिप्स को इन्हांस करने के लिए, इक्लिप्स में नए फीचर्स डालने के लिए भी अब जाहिर सी बात है आप इक्लिप्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इक्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल, हम जावा इस्तेमाल करना है, हम जावा को क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब हम जावा को क्लिक करेंगे तो वो फिर अगली इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, और यहाँ पर वो कह रहा है देखें जावा वर्जन, वो हमसे पूछ रहा है कि भाई जावा वर्जन कौन सा यूज़ करना है। स्पेशली आई एम नॉट श्योर, मेरे केस में शायद मेरे पास ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा वर्जन है तो इसलिए भी पूछ रहे हैं। अगर आपके केस में फर्ज किया एक ही वर्जन है तो मे बी ये स्किप भी कर सकता है, ठीक है। अगर एक ही वर्जन है तो फिर जाहिर सी बात है उसको, लेकिन मेरे केस में जो कि मेरे पास ज़्यादा फोल्डर मौजूद है, जैसे मैंने आपको बताया था जेडीके के अंदर भी जावा होती है, यानी कि कंपाइलर के साथ वो जावा भी होती है, तो इस वजह से वो भी इस्तेमाल कर सकता है।
और ये जो जावा पूछ रहा है ना, ये वो पूछ रहा है कि वो खुद जो चलेगा, क्योंकि वो खुद भी जावा में ही लिखा हुआ कोड है, तो वो खुद चलेगा, तो वो क्या नाम है, वो कौन सा जावा इस्तेमाल करे। ठीक है। अ, और इंस्टॉलेशन फोल्डर वो आपको पता ही है, यानी कि उसके बाद हम इंस्टॉल का बटन क्लिक करेंगे तो टुक 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 सारा इंस्टॉल हो जाएगा। हम फास्ट करने के लिए या तो मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ, और मैं जो इक्लिप्स इंस्टॉल किया हुआ मैं उसको ऑन कर चलाने की कोशिश करता हूँ। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा और आप इसको लॉन्च करेंगे तो ये इस तरह इक्लिप्स जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ये एक हैवी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हैवी का मतलब काफ़ी हैवी। तो जब ये हैवी सॉफ्टवेयर जब चलता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप कोशिश करें, अगर आपके पास हल्का कंप्यूटर है तो बाकी एप्लीकेशन वगैरह को कम से कम इस्तेमाल, यानी कि बंद कर दें अगर ज़रूरत नहीं है तो, और उसके बाद इसको चलाएं। ठीक है। और अगर जब इसका इस्तेमाल नहीं है, आप कोड नहीं लिख रहे, तो बेशक इसको बंद कर दें, ताकि आप दूसरों, यानी कि ये उस केस में अगर आप 4 GB या 4 GB रैम वगैरह वाले सिस्टम में, 8 GB रैम में ये मसला नहीं होना चाहिए। आइडियली हाँ, 8 में ये मसला नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये क्या पूछता है, ये पूछ ये रहा है कि एक वर्क स्पेस कहते हैं वो फोल्डर जिसके अंदर आप अपने सारे कोड को स्टोर करेंगे। ठीक है। तो वर्क स्पेस हमारा मैंने एक जैसे ही नया अपने यूज़र होम के अंदर एक ये नया, पहले यहाँ कुछ और लिखा हुआ था, मैंने ये चेंज करके इक्लिप्स वर्क स्पेस डेव के नाम से यहाँ ये कर लिया। जब मैं इसको आगे करूँगा तो ये, क्योंकि ये फोल्डर नहीं क्रिएट हुआ, वो एक क्रिएट कर लेगा। मैं अगर ये चेक बॉक्स क्लिक कर दूंगा तो अगली दफ़ा नहीं मुझसे पूछेगा। ठीक है। अ, इसका मतलब क्या है इस चीज़ को लिखने का, सॉरी वर्क स्पेस का, कि वर्क स्पेस जो है वो जगह है जहाँ आपके सारे, मैंने लॉन्च का बटन क्लिक किया है, मैं इतनी देर में, क्योंकि वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, मैं आपको फोल्डर दिखाता हूँ। ये इसने अभी अभी फोल्डर क्रिएट किया है। ठीक है। वो पीछे स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको बल्कि छोटा कर लेता हूँ ताकि ये देखें, वो पीछे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ इसने अभी ये मेटा डेटा के फोल्डर के नाम से ये फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब ये डॉट के साथ जो फाइल होती है नॉर्मली, वो किसी सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ठीक है। तो वो इसने क्रिएट कर दिया, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने सॉफ्टवेयर के मतलब इक्लिप्स जो है वो इसमें इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, डॉट मेटा डेटा वगैरह में ये इक्लिप्स मैनेज करेगा। ठीक है। आप पीछे देखें, यहाँ पर ये इक्लिप्स स्टार्ट हो गया। ठीक है। हम यहाँ आएंगे, इक्लिप्स की जो मेन विंडो है, ये पहले इसने वेलकम हमें दिखा दिया। ठीक है। हम चाहें तो जस्ट ये क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट अ हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है। क्रिएट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट, वट हम यहाँ से चाहें कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खैर हम अपने लिहाज से जाएंगे ताकि हम बार बार उसको रिपीट कर सकें। ये जो आप देख रहे हैं, ये साइड पे लेफ्ट मोस्ट, ये कॉर्नर कॉर्नर में ये जो है बटन, ये जावा जिस पे लिखा हुआ है, इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव। जब हम इसको क्लिक करेंगे, समहाउ ये खुला है, लेकिन बहुत ही थका हुआ खुला है, बहुत ही छोटी सी विंडो खुली है। इसको मैं मैनुअली बड़ा कर देता हूँ, चले, अगर इसको ऐसे खुलना चाहिए वैसे, लेकिन बहरहाल। तो ये जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, ये वो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे। ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉर्मली जावा की आईडी इक्लिप्स के लैंग्वेज में पर्सपेक्टिव। तो इसको ये जावा पर्सपेक्टिव हमारा खुला हुआ है। ठीक है। इस जावा पर्सपेक्टिव में क्या है, यहाँ पर देखें, ये लेफ्ट साइड के ऊपर पैकेज एक्सप्लोरर, यानी कि जो आप कोड लिखेंगे, जो फाइलें लिखेंगे, वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर कोई फाइलें डालेंगे, वो यहाँ नजर आएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज़ समझ आती जाएगी, लेकिन बहरहाल पहला स्टेप ये है जी कि हम ये देख लेंगे इनके नाम क्या क्या है। ठीक है। तो ये हमारा जो है पैकेज एक्सप्लोरर जो है, ये लेफ्ट पर, इसमें हम जो भी फाइलें वगैरह क्रिएट करते हैं वो हमें नजर आएंगे। राइट साइड पर डिफरेंट विंडोज हैं। इसमें से ये टास्क लिस्ट मेरे ख्याल में हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको शायद इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। और ये दोबारा ये वाली विंडो क्यों आ गई, मैं दोबारा वो क्लिक करता हूँ। अच्छा, तो टास्क लिस्ट में मैंने क्लिक किया तो ये बंद किया तो ये आउटलाइन आ गई। ये आउटलाइन जो है, जो हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसके मतलब इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन जिस वक्त ये नजर आएगी, हाँ कोई मसला है इसके साथ, इसलिए मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, ये बार बार जंप लगा के सामने आ जाता है। अच्छा, जब हमें आउटलाइन के अंदर कोई चीज़ होगी तो उस वक्त हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। बहरहाल ये हमारा जो मेन विंडो है वो ये, इसके यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर हमारा एक्सप्लोरर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे उसकी मजीद इन्फॉर्मेशन, और ये जो नीचे वाली विंडोज़ हैं, ये हमारे कोड के मतलब इन्फॉर्मेशन और दूसरी चीज़ें आती हैं। लेट्स सी कि वो क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि हम यहाँ पर राइट क्लिक करें। ठीक है। जब हम राइट क्लिक करेंगे
तो कुछ तो होना चाहिए। अच्छा जी, नाराज़ हो गया। चलें हम फिलहाल हम इसको ही क्लिक कर लेते हैं। अ, जब हमने क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट किया तो ये इसने नाम पूछ लिया। हमने कहा जी कि टेस्ट वन, ठीक है, या हेलो जावा प्रोजेक्ट है हमारा ये, ठीक है। आप देखें मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक हुआ होता है, आपने कुछ नहीं करना। और वो लोकेशन क्या बता रहा है, वो लोकेशन वही बता रहा है जो हमने हर हमें अब जो भी काम करेंगे, जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, अगर आप खुद से ना चेंज करें तो वो हमेशा वो जो वर्क स्पेस का फोल्डर जो उसने बनाया था, जो हमने बनाया था ना, अभी हमने वो खोल के भी देखा था, अ, ये वाला फोल्डर, ठीक है। ये यहाँ पर अभी ये खाली है ना, अभी यहाँ पर ये हेलो जावा का प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि मैं वहाँ पर क्रिएट कर दूंगा, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहता है यूज़ एन एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट JRE 1.8। हम चाहें तो JRE 1.8 यूज़ करें, चाहें तो 14 यूज़ कर लें। मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ, इससे आपकी प्रोग्रामिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक प्रोग्रामिंग 1 कर रहे हैं। इसका जावा 8 या जावा 14 से एज सच उतना ताल्लुक नहीं है। अगर कभी कोई ऐसा फीचर हम यूज़ करें जो कि जावा 8 में या जावा 7 में मौजूद नहीं है, और वो जावा 11 में मिसाल के तौर पे कोई नया कोई ऐसा कोड करने का तरीका आया है जो कि हम इस्तेमाल करें, तो फिर हम इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम प्रोग्रामिंग 1 या इवन प्रोग्रामिंग 2 में ऐसी किसी चीज़ को हाथ लगाएंगे। हम मेरे ख्याल में जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें जावा 8 तक डिफाइंड हो चुकी थी, तो हमारे लिए ये सेफ़ है। चाहे तो हम जावा 14 भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो उसने सेलेक्ट की है वो कर लेते हैं। यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हम नेक्स्ट करते हैं। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो प्रैक्टिकली ये कुछ और चीज़ें दिखाता है कि ये जी सोर्स ये होगा, ये फलान ढिमका। हम अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम फिनिश कर देंगे इसको टड़िंग। जब हमने फिनिश किया तो ये देखें यहाँ पर इसने हेलो जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। इसके हम एरो को हम क्लिक करेंगे तो ये अ, इसको आप इग्नोर कर दें फिलहाल। ये हमारा जो है ना सोर्स फोल्डर है, ठीक है। सोर्स फोल्डर ये है, इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। हम देखते हैं हमारे, ये देखें हमने कहा था ना हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर ये हेलो जावा का फोल्डर क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इसने क्या किया है, इसने एक प्रोजेक्ट का उसी हमारे वर्क स्पेस के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, और हम उस फोल्डर के अंदर आते हैं तो इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं। सेटिंग्स, इक्लिप्स की सेटिंग्स है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। और ये क्लास पाथ और प्रोजेक्ट इक्लिप्स की सेटिंग है, अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप इसे इसको समझ सकेंगे, ठीक है। आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट ये सोर्स है। इस सोर्स अभी खाली है क्योंकि हमने कोई भी इसमें फाइल नहीं क्रिएट की। जब हम फाइल क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर फाइलें आएंगी, वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, ठीक है। और ये बिन का फोल्डर, ये वो फोल्डर है, अगर आपको याद हो हमने कहा था कि इस वाले स्लाइड के अंदर कि हम कंपाइल करेंगे कोड तो डॉट क्लास फाइल बनेगी। तो ये जो बिन का फोल्डर है इसमें आपको डॉट क्लास फाइल बनी हुई नजर आएगी, ठीक है। अ, देखने के अलावा उस डॉट क्लास फाइल को फिलहाल हमारा उससे कोई काम नहीं है, हमारा सारा काम सोर्स पर है। वो हम देखते हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और न्यू जावा के अंदर एक चीज़ आप याद रख लें, इससे जावा का सारा काम किसी न किसी क्लास में होता है। तो हम ये फिलहाल याद रख लें, इसको समझने का स्टेप्स अभी आएंगे, हम समझ लेंगे। तो हम इसके लिए न्यू क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने न्यू क्लास क्रिएट की, क्या क्रिएट की, हमने कहा जी हेलो जावा के अंदर माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। हमने कहा जी ये माय फर्स्ट प्रोग्राम के, सॉरी ये तो पैकेज का फोल्डर है, पैकेज के फोल्डर को आप अभी इग्नोर कर दें, हम बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। नेम ऑफ द क्लास क्या है, माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। इसको पब्लिक ही रखना, ये सारे डिफ़ॉल्ट आप छोड़ दें, इसी तरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ ये चीज़ जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको आप चेक कर दें, ये अनचेक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आपने चेंज करके ये चेक करना है, ठीक है। और फिर हम इसको फिनिश कर देते हैं। जब हम इसको फिनिश करेंगे तो ये फाइल यहाँ पर देखें क्रिएट हो गई, ये फाइल हमें क्रिएट हो गई। और इस विंडो में देखें आउटलाइन के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है, कि हमारी एक क्लास है, उसका नाम है माई फर्स्ट प्रोग्राम। ये जो आइकन शो कर रहा है ये क्लास का आइकन है, ठीक है, माई फर्स्ट प्रोग्राम। और उसके अंदर एक चीज़ है मेन, वो क्या चीज़ है हम आहिस्ता आहिस्ता समझते रहेंगे, लेकिन बहरहाल वो चीज़ है, ठीक है। उसने कमेंट एक जनरेट किया था, मैंने डिलीट कर दिया। इसके अंदर आप देखें इंट ए इज इक्वल टू 29, वैसे ही मैं लिख दिया। जो हमने कोड इस तरह के देखे थे, या
जो हमने कोड अगर देखा था, हम एग्जैक्टली अगर हम उस तरह लिखना चाहें, इंट लोएस्ट इक्वल टू 1, इंट हाईएस्ट ताकि 100, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये लाइन जो है the lowest number is lowest and highest number is, ठीक है, ये हमने लिख दिया और हमने इसको सेव कर दिया। तो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोएस्ट का वेरिएबल हमने बनाया, उसको 1 असाइन किया, हाईएस्ट का वेरिएबल बनाया, उसको 100 असाइन किया, और हमने एक लाइन जो है ना, ये क्या चीज़ है, इसको बस जहन में रख लें। ये इस चीज़ के अंदर जो चीज़ लिखी हुई होती है वो कंप्यूटर जो है अपनी स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है, ठीक है। और हमने वहां पर क्या लिखा है, हमने लिखा है द लोएस्ट नंबर इज लोएस्ट, ठीक है, ये लोएस्ट वेरिएबल का नाम हमने लिखा है, एंड हाईएस्ट नंबर इज हाईएस्ट। तो जो 1 और 100 इसको प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी हम इसको रन कैसे करते हैं। अब ये हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है। जब ये हमारा प्रोग्राम है, हम इसको रन कैसे करते हैं, हम इसके रन की इसमें आते हैं, ठीक है। और यहाँ देखें बहुत सारी ऑप्शन है। अभी आपके लिए ये पहला इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल F11, ठीक है। अगर आप कंट्रोल F11 करें या जस्ट यहीं पर क्लिक कर दें तो ये रन हो जाएगा। लेट्स सी, मैंने क्लिक किया है, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये एक विंडो यहाँ पर एक्स्ट्रा खुल गई, इस पे लिखा हुआ है कंसोल। कंसोल कहते हैं आउटपुट स्क्रीन को, ठीक है। तो ये आउटपुट स्क्रीन खुली है, ठीक है। और यहाँ पर देखें जो हमने रिजल्ट वहाँ पर लिखा था, जो हमने चीज़ लिखी थी वो लिखी हुई है, द लोएस्ट नंबर इज 1 एंड द हाईएस्ट नंबर इज 100, यही था ना, ठीक है। हम अगर ये चेंज कर दें नेक्स्ट टाइम के लिए, लोएस्ट नंबर इज 1 एंड हाईएस्ट नंबर इज 50, उसके बाद हम सेव करें और उसके बाद हम कंट्रोल F11 करें, तो देखें क्या चेंज आएगा। हमारे आउटपुट विंडो के अंदर नंबर चेंज होकर 50 हो गया, ठीक है। द लोएस्ट नंबर इज 1 एंड हाईएस्ट नंबर इज 50, ठीक है। तो ये एक छोटा सा यूँ कह लें कि ये आप सेशन था इस चीज़ का कि जी कैसे हम एक प्रोग्राम को इक्लिप्स में रन करते हैं। हमने अभी के प्रोग्रामिंग 1 के सारे प्रोग्राम तकरीबन इसी तरह एक फ़ाइल क्रिएट करके रन करने हैं। सारा प्रोग्राम हमारे एक ही फ़ाइल के अंदर होगा। हमने जो अभी जो स्टेप्स किए हैं, होपफुली इनके अलावा क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए होगा। आहिस्ता-आहिस्ता हम एक एक स्टेप और सीख लेते हैं। अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तब भी कोई मसला नहीं। आप इस वीडियो को आके रिपीट में बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि अभी फ़ौरन शायद आपको ज़रूरत ना हो। अगर याद रहेगा तो फ़ायदा होगा, ठीक है। हम रन में आते हैं और एक चीज़ होती है ब्रेक पॉइंट, ठीक है। सॉरी, एक ब्रेक पॉइंट पे जाने से पहले हमने कहा ना कि जब हमने इसको रन किया है, ठीक है, हम इसमें ऐसे टेस्ट के तौर पे ना एक दो और वो करते हैं, या इसको मैं सिर्फ जो है ना ये लिखता हूँ, दैट वाज एन ऑसम प्रोग्राम, ठीक है। हमने एक लाइन और लिख दिया। अ, अगर आपके कोड में कोई गलती हो, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ लोएस्ट लिखा था ना, द लोएस्ट नंबर इज लोएस्ट एंड हाईएस्ट नंबर इज हाईएस्ट, आप इसको उल्टा लिख देते हैं या दोनों जगह एक ही लिख देते हैं, तो ये गलती है, ठीक है ना। आपको लिखना था इधर हाईएस्ट, आपने लिख दिया इधर लोएस्ट, बाय मिस्टेक आपने ये काम कर दिया, ठीक है। तो अब अगर हम इसको प्रोग्राम को रन करें तो एक तो दो लाइन प्रिंट होंगी क्योंकि हमने दो लाइन डाल दी हैं, ठीक है। और ये गलत प्रिंट हो रहा है, द लोएस्ट नंबर इज 1 एंड हाईएस्ट नंबर इज 1। तो यहाँ तो हमें साफ नजर आ रहा है कि यार ये हमने ये गलत कर दिया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड होते हैं, ठीक है, तो उसमें किस जगह पर हमने कोई छोटी सी गलती की है वो हमें आसानी से नज़र नहीं आता, ठीक है। अगर ऐसा सिनेरियो हो तो हम इसको कहते हैं हमारे कोड, ये क्या है, ये गलती है ना। गलती को हम कहते हैं कोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में बग, ठीक है। ये हमारे कोड में एक ऐसा बग आ गया है जो कि हमारे लोएस्ट नंबर को तो ठीक है, लेकिन हाईएस्ट नंबर को रॉन्ग करके वो लोएस्ट नंबर बना देता है, ठीक है। तो उस बग को ढूंढने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं डीबग, कि हम इसको इस प्रोग्राम को डीबग करना चाहते हैं। तो डीबग करने के लिए जो है ना रन के अंदर हम जाएं तो हमें ये ऑप्शन एक और नज़र आ रही होती है डीबग की।
रन था कंट्रोल F11, डीबग जो है वो F11 है। लेकिन डीबग जब हम करेंगे, हम सिर्फ F11 हम इसको करते हैं। अभी मैं दबा रहा हूँ बटन F11, तो क्या होता है देखते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़, कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ। प्रोग्राम रन हुआ, यहाँ उसने 2 लाइनें प्रिंट कर दी, और द लोएस्ट नंबर इज़ 1 एंड हाईएस्ट नंबर इज़ 1, दैट वाज एन ऑसम प्रोग्राम। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जिस तरह उसमें रन होता था उसी तरह रन हुआ, नथिंग नथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट ये कैसे होगा? एक चीज़ होती है ब्रेक पॉइंट। हम जिस लाइन के ऊपर भी हम ब्रेक पॉइंट लगाना चाहें, हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये कर्सर लेकर आते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम रन में जाते हैं, और टॉगल ब्रेक पॉइंट, या हम ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला कंट्रोल शिफ्ट और बी। तो ये ब्रेक पॉइंट क्रिएट कर देगा। यहाँ पर ये देखें, ये छोटा सा जो डॉट बन गया है, ये ब्रेक पॉइंट है। ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या है कि जब कंप्यूटर इस कोड को एग्जीक्यूट करे, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे, ये वाला कर दे, इस वाले के ऊपर आकर रुक जाए। दिस इज अ ब्रेक पॉइंट। ठीक है ना? तो यहाँ इसको नहीं एग्जीक्यूट करना है, बल्कि इसके ऊपर आकर रुक जाना है। ठीक है, हम चाहें तो जितने मर्जी हम लगा, हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, हम एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास 4 लाइनें हैं, तो हम कहते हैं कि थर्ड लाइन को एग्जीक्यूट करने से पहले ज़रा सा रुक जाना, मैंने देखना है। ठीक है, हम दोबारा डीबग का बटन दबाते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले वो कहता है कि भाई ये जो जावा का पर्सपेक्टिव था ना, मैंने आपको जो बताया था कि जो हमारी स्क्रीन नज़र आ रही थी वो जावा की थी, लेकिन अब आप डीबग कर रहे हो, तो कहता है जब डीबग करते हैं ना, तो डीबग का पर्सपेक्टिव आप यूज़ कर लें। ठीक है, तो वो मुझे कह रहा है कि आप डीबग का पर्सपेक्टिव यूज़ कर लो, वो अच्छा होगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है, स्विच। जब मैं उसको स्विच कहता हूँ, तो वो क्या करता है, देखें उसकी शक्ल चेंज कर देता है। अब वो नई विंडोज़ आ गई, अब ये स्क्रीन के ऊपर नई विंडोज़ आ गई। अब वो क्या विंडोज़ क्या है? लेफ्ट साइड के ऊपर जो एक्सप्लोरर है, वो मेरा उसकी हायरार्की दिखा रहा है। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोग्राम है, तो बड़ी हायरार्की सिंपल सी है, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारी फाइलें होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ देम, तो ये हायरार्की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, ये हमें काम आती है। दूसरी चीज़, हमारी मेन विंडो जो है अब वो उस तरह नहीं रही, ये ग्रीन हाईलाइटर नज़र आ रहा है। ये ग्रीन हाईलाइटर ये शो कर रहा है कि मैं प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट कर रहा था, नंबर 1 लाइन मैंने कर दी है, नंबर 2 कर दी है, नंबर 3 के ऊपर मैं रुक गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, ऑन द राइट साइड आप देखें तो ये वेरिएबल, ब्रेक पॉइंट और एक्सप्रेशंस यहाँ है। इसमें जो अभी विंडो खुली हुई है बाय डिफॉल्ट, वही मेरे लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और देखें वो कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है हमें कि लोएस्ट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 है, हाईएस्ट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 50 है। ठीक है, और ये इस पॉइंट के ऊपर जो करंट सिनेरियो है हमारे प्रोग्राम का, वही है। ठीक है, अब हमें क्या पता लगता है कि जी यहाँ पर तो वैल्यू जो आनी चाहिए सब कुछ सही है, लोएस्ट 1 है, हाईएस्ट 50 है, तो इसका मतलब है कि जब हम लोएस्ट को प्रिंट करें और हाईएस्ट को प्रिंट करें, तो 1 और 50 सही आना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो गलत आ रही थी ना। अच्छा, अगला स्टेप क्या है? हम रन में दोबारा जाते हैं, और हम देखते हैं कि ये 3-4 स्टेप्स हैं। रिज्यूम का मतलब होगा कि मैं F8 अगर प्रेस करूँ, उसका मतलब होगा कि यहाँ से ऑनवर्ड चल पड़े। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब स्टॉप कर देना, वो तो आपको पता ही है। स्टेप इनटू का मतलब होता है कि उसके अंदर घुस जाए, हम इसको भूल जाते हैं, अभी हम स्टेप ओवर F6 यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेप ओवर और F6 बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और F8 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। F6 से क्या होता है, पहले हम F6 देखते हैं, फिर बाद में हम F8 देखेंगे। F6 से ये होता है, वो सिर्फ एक लाइन आगे चला जाएगा। देखें, एक लाइन आगे चला गया, हाईलाइट जो है वो पिछली 3rd लाइन की जगह 4th लाइन हो गई। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन आगे जाएंगे कोड के अंदर, अगर चाहें तो। ठीक है, अब देखें इस लाइन में क्या हुआ था, 3rd लाइन में क्या हुआ था, प्रिंट हुआ था वो सेंटेंस, तो ये देखें सेंटेंस प्रिंट हो गया। अब हम देखते हैं यार ये क्या, वेरिएबल की वैल्यू तो हाईएस्ट इज इक्वल टू 50, जबकि यहाँ पर प्रिंट कर रहा है वो हाईएस्ट नंबर इज 1, तो क्या गलती है? हम आके इसमें कोड में देखते हैं, हाईएस्ट नंबर इज, ओह, यहाँ पर लोएस्ट लिखा हुआ है। हमें पता लग जाता है कि कोड में मसला क्या है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि सिंपल, आप हमने देखा था यहाँ पर रन के अंदर F8 एक ऑप्शन थी, हम F8 को प्रेस कर दें, या इस रिज्यूम को प्रेस कर, तो हम रिज्यूम कर लें। फर्ज क्या, रिज्यूम करने का मतलब क्या होता है कि भाई ठीक है, हमें पता लग गया, कंटिन्यू करो, तो कंटिन्यू करता है, प्रोग्राम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक तरीका ये है। बहरहाल आप इसको, मैं दोबारा F11 कर रहा हूँ इस लाइन के ऊपर, और फिर मैं F6 करता हूँ, अगली लाइन पर आया, तो मैं इसको यहाँ पर दोबारा चेंज भी कर सकता हूँ। जिस वक्त डिबग कर रहा हूँ उसी वक्त मैं चेंज कर दूँ। ये मैंने उसका कोड को, मैं थोड़ी सी विंडो को इधर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ठीक है, मैंने ये जो गलती थी इसको मैंने ठीक कर दिया। ठीक करके जैसे ही मैं सेव करूँगा, तो वो कहेगा भाई तुमने कोड पीछे चेंज कर दिया जिसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा था,
तो या तो इसको टर्मिनेट कर दो, या इसको कंटिन्यू करो, कोड चेंज होता रहे आगे इसी तरह, या फिर रीस्टार्ट कर दो। मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ, वो आगे फिर उसी जगह रुक जाएगा। और अब हमें पता है लोएस्ट की वैल्यू 1 है, हाईएस्ट की वैल्यू 1 है, 50 है। और लेट्स सी, हम F6 करते हैं, आगे जाते हैं। अब यहाँ पर सही प्रिंट हुआ है, हाईएस्ट नंबर इज 50। ठीक है, इसका मतलब हमने ठीक कर दिया है। तो हम इसको F8 करते हैं, इसका मतलब है कि कंटिन्यू करें एंड तक। ठीक है, और जब हम ये काम कर लेते हैं तो फिर ये डिबगिंग हमारी ख़त्म हो गई। हम वापस ये यहाँ राइट साइड पे देखें, ये जो नज़र आ रही हैं ये हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं। तो हम डिबग पर्सपेक्टिव में हैं क्योंकि वो बटन दबा हुआ नज़र आ रहा है। हम जावा के पर्सपेक्टिव को क्लिक करेंगे और हम वापस उस प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे जिसमें हम ओरिजिनली थे। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल सा एक यूँ कह लेंगे ट्यूटोरियल था हमारा, कैसे प्रोग्राम को हमने रन करना है प्रोग्रामिंग 1 के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है।